Recording in progress. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं जो कि क्लास 11th के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये एक ब्रीजिंग क्लास बनाया जा रहा है वीडियो, जिसमें कि बेसिक मैथ और ग्राफ एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले क्लास लेक्चर में। फिर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा ये इसलिए पहले हमने आपको बेस ब्रीजिंग क्लास रखा है क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी बच्चे फिजिक्स को अच्छा करना चाह रहे हैं, फिजिक्स को डीप एनालिसिस में समझना चाह रहे हैं, तो उनको जो शुरुआत में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या जो बेसिक मैथ आना चाहिए, वो अगर आपका क्रिस्टल क्लियर है तो आपको हर कंसेप्ट समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स को समझने के लिए एक टूल्स है। बिना मैथ के आप फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं पाओगे, या उसको हम बोल सकते हैं कि उसको अगर इंटरप्रेट करना हो ग्राफ में या मैथमेटिकल एनालिसिस करना हो तो उसको करने के लिए हमें मैथ की जरूरत होगी अच्छे लेवल पे। तो इसी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास उन बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू करके बनाया गया है जो क्लास 10th का जस्ट जो है मतलब 10th का क्लास कंप्लीट कर रखे हैं। अब वो 11th में जाएंगे और 11th में जो फिजिक्स वो पढ़ेंगे, जहां से क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट होगा उसके और उसके पहले उनको क्या आना चाहिए, जहां से मैथ का बेसिक्स जो उनको जानकारी में होनी चाहिए, जिससे उनको 11th के फिजिक्स चैप्टर 1 से जो पढ़ने में मैथ की जरूरत होगी, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, या जहां भी आप पूरे फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें जो जो चीज मैथ का एप्लीकेशन होगा उस कंटेंट को हम लोग इस वीडियो में जो है आपको वो कंटेंट मिलेगा। और इसमें ये चीज रहेगा कि ये क्लास क्योंकि ब्रीजिंग क्लास है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को इन्फ्यूज किया जाएगा, तो ये आपका एक लेक्चर में ही नहीं हो जाएगा, इसको सीक्वेंस वाइज लेक्चर इसका आपको रहेगा। हो सकता है ब्रीजिंग क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह करके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन फिजिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है वो फिर स्टार्ट होगा। तो ब्रीजिंग क्लास में जो सबसे पहला कंसेप्ट आपको समझना है वो है बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एंड इसी में हम लोग ग्राफ्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि ग्राफ्स आपको आने चाहिए, क्योंकि मोर और लेस वो हर चैप्टर में लगभग आपको ग्राफ का एनालिसिस है। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड ग्राफ आने चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जैसे स्ट्रेट लाइन का वेरियस फॉर्म ग्राफ्स आपको सीखना होगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो सर्किल का ग्राफ है उसको सीखेंगे, फिर उसके बाद इलिप्स का ग्राफ सीखेंगे, हाइपरबोला का ग्राफ सीखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वन बाय वन करते हुए हम लोग सारे ग्राफ्स को भी लर्न कर लेंगे इसी लेक्चर में। तो कोशिश करते हैं कि ये लेक्चर में आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और ग्राफ दोनों आ जाए। तो मैथमेटिक्स जो है ये एक तरह से हमारे पास जो टूल है वो किस चीज को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए। मैथमेटिक्स जो है एक तरह से लैंग्वेज है, लैंग्वेज। अगर हम फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, उसको मैथमेटिक्स के अच्छे नॉलेज को यूज करेंगे तो फिजिक्स हमें समझ में आएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि जो भी लॉ आपको नेचर का है, वो फिजिक्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ नेचर, जो नेचर का लॉ है उसी पे गवर्न होता है। तो उसको समझने के लिए हमें लैंग्वेज आना चाहिए, जिस लैंग्वेज में मैथमेटिक्स वन ऑफ लैंग्वेज है जिसको फिजिक्स को आसान से समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें जो जो चीज है वो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टार्टअप हुआ था उसमें एंगल से हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स सी इट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सबसे पहले स्टार्टअप पॉइंट में हम इस चीज को देखेंगे कि एंगल किसको बोलते हैं, हाउ टू डिफाइन एंगल। लेट्स सपोज थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल को। तो थीटा जो डिफाइन होता है ये हमारे एंसेस्टर का देन है कि जो एंगल को डिफाइन किया गया था वेरी वेरी फर्स्ट टाइम शुरुआत में। तो उसमें इनके पास जो नॉलेज था उनमें इन्होंने ये बताया कि लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि थीटा जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको आर्क होगा, तभी हम थीटा को डिफाइन कर पाएंगे। और दूसरा रेडियस,
आर्क और जो आर्क का लेंथ है और जो रेडियस है, ये रेशियो जो है ये हमें थीटा देगा, आर्क लेंथ। यानी कि अगर हम किसी भी इस तरह का आर्क को इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें कि इसका रेडियस आपको आर दिया हुआ है, तो मान लो कि यहाँ पे भी ये रेडियस ही होगा, क्योंकि सेंटर से अगर हम कहीं पे भी जाएंगे तो सेंटर से जो पेरिफेरी का डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा। इसके बीच में, दोनों के बीच में मान लेते हैं कि ये थीटा है। यानी कि इस पॉइंट पे जहां पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, अगर कोई पार्टिकल ए से बी मूव कर जाएगा तो सेंटर पे वो कितना एंगल रोटेट होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। और ये ए से बी जो आर्क पे लेंथ हो रहा है, दैट इज योर लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको अगर हम एल रखते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाय आर, जिसको एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को देख रहे हैं कि जो रेशियो है यहाँ पे एंगल, वो लेंथ का रेशियो है, यानी आर्क भी लेंथ ही है और रेडियस भी लेंथ ही है, यानी दोनों लेंथ लेंथ का रेशियो जब भी होगा तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, और डायमेंशन का जो चैप्टर है फर्स्ट फिजिक्स में, यूनिट एंड डायमेंशन, उस चैप्टर में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी बस ये समझिए कि ये रेशियो है, और सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो होगा तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका यूनिट होगा, तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट इसका रेडियन होता है। तो रेडियन कैसे आया नाम और रेडियन कैसे डिफाइन हुआ, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके पीछे का स्टोरी ये है कि जिस समय कोई चीज का उस तरह से जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था, ये बहुत पहले की बात है, उस केस की बात है, उस टाइम की बात है। तो जिस समय आर्क लेंथ का भी जो मेजरमेंट है, अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, अगर आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर हो जाए, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, इस समय थीटा का वैल्यू 1 रेडियन बोला गया। इसी को आधार बनाया गया कि जिस समय आर्क लेंथ आपका, यानी जिस समय एल का वैल्यू जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए, उस समय थीटा 1 रेडियन होगा। जिस समय आर्क लेंथ का वैल्यू 2 आर ले लिया जाए, उस समय थीटा का वैल्यू 2 रेडियन हो जाएगा। और जिस समय एल का वैल्यू 3 आर ले लिया जाए, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, एल मतलब आर्क लेंथ, यानी जब आप रेडियस के 3 गुने भाग को अगर आप 3 टाइम्स मूव कर जाओगे आर्क पे, तो उस समय वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल रेडियन। तो जिस समय 3 आर टाइम्स मूव कर जाएगा, उस समय ये 3 रेडियन सबटेंड करेगा, 3 रेडियन। तो दैट मीन्स इसी तरीके से जिस समय ये थीटा रेडियन मूव कर जाएगा सेंटर पे, उस समय एल का वैल्यू जो है वो थीटा आर होगा। और इसी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा जो हो जाएगा वो एल बाय आर हो जाएगा, एल बाय आर हो जाएगा। सो दिस इज योर थीटा, जो कि आर्क पे सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है। दैट इज द मीनिंग कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी पे मूव करके जाएगा तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज द मीनिंग थीटा हियर। और थीटा को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो मेन जो एसआई यूनिट होगा वो रेडियन में होगा। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि थीटा को हम लोग डिग्री में भी बनाते हैं, लेते हैं, तो डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है, इस चीज को देखने के लिए एक रिलेशन है हमारे पास, पाई रेडियन। तो जब पाई रेडियन की बात करेंगे तो दिस विल बी, पाई रेडियन जो इक्विवेलेंट होता है ये आपका 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन, यानी कि कंप्लीट जब एक चक्कर लगा लेगा तो इसका मतलब हो गया 360 डिग्री। या तो हम 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री इक्विवेलेंट मानेंगे, या पाई रेडियन को हम 180 डिग्री मानेंगे, दोनों बात एक ही है, एक ही है। तो इसके बेसिस पे अगर कभी भी हमें डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं किस तरीके से। तो अगर हम ये चीज देखें कि हमें थीटा डिग्री को बनाना है, थीटा डिग्री, सो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो अगर हमारे पास थीटा डिग्री है तो वो कितना रेडियन होगा, तो 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है, ये चीज हम जान रहे हैं कि 180 डिग्री जो है ये इक्विवेलेंट कितना है, ये पाई रेडियन है। तो इसका मतलब होगा कि अगर 1 डिग्री होगा तो वो कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर।
इसका मतलब है कि अगर थीटा डिग्री की बात करेंगे तो वो कितना रेडियन होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पाई बाय 180 इंटू थीटा जो होगा, दिस विल बी व्हाट अबाउट द रेडियन। तो इसके बेसिस पे आप जो है रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एंगल हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम कैसे इसको करेंगे, तो जब 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे आप जो है 30 डिग्री रख दोगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। तो इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा जो होगा 30 डिग्री पे वो पाई डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। अगर इसी तरीके से 60 डिग्री की बात हो तो हम लोग लिख सकते हैं कितना रेडियन होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स ऑफ 60, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। इसी तरह से 90 डिग्री की अगर बात हो तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स 90 एंड दिस विल बी पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरीके से आप कभी भी अगर आपको दिया जाए डिग्री में 120 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज पाई डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स ऑफ 120। और यहाँ से आप देख लीजिए कि ये 120 और 130 जो है 60 को 2 टाइम्स करेंगे और 3 टाइम्स करेंगे तो इट विल बी 62 120 63 180, तो ये हो जाएगा 3/2, सॉरी 2/3 पाई। तो ये इस तरीके से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज 2π/3। तो 2π/3 रेडियन बोल दीजिए या आप 120 डिग्री बोल दीजिए, मीनिंग इज सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। कभी कभी इस तरह से आपको दे दिया जाएगा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री को अगर हमें बदलना हो तो दिस इज पाई डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स ऑफ 135। अब ये 45 से कट जाएगा, 45 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो वो 180 हो जाएगा, तो यानी 4 टाइम्स यहाँ हो गया। और 45 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये 135 होगा। तो दिस इज 3π डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी रेडियन। ये रेडियन जो है हमें कितना डिग्री के बराबर होगा, 135 डिग्री। तो यानी कि अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है तो भी हम लोग कर सकते हैं, और डिग्री को रेडियन में करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग रिलेट कर लेंगे और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, अब बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो मेनली आपको जानना है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और उस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब हम किसे एंगल मानेंगे, क्योंकि एक डिग्री तो डिफाइंड है, एक एंगल तो डिफाइंड है कि ये 90 डिग्री है। अब आपके पास बच जा रहा है दो एंगल, एक जो कि ए के तरफ बन रहा है यानी बी ए सी वाला एंगल, और एक बच जा रहा है जो कि इधर वाला सी वाला कॉर्नर का एंगल है। तो अगर अगर हम इसको थीटा मानते हैं, दिस वन, यानी सी वाले एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें साइन थीटा को लिखना होगा, दिस इज व्हाट आई कैन राइट हियर, साइन थीटा को लिखना होगा तो यहाँ पे जिस एंगल को लिख रहे हैं उसके सामने का जो साइड है ए बी उसको लिखेंगे। फिर फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस उसको लिखेंगे, यानी AC। यानी एक तरह से हम बोलेंगे कि जो हाइपोटेनस है वो बड़ा साइड है, जो एंगल डिफाइंड है उसके सामने का जो साइड है यानी अपोजिट, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो थीटा जो एंगल डिफाइंड है ये हाइपोटेनस और बेस के बीच का होता है, यानी कि हाइपोटेनस के जस्ट बगल वाला जो साइड होगा, बगल वाला साइड हम इसको भी बोल सकते हैं, किसको, AB को। लेकिन AB को क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि थीटा हमने C को मान रखा है, तो AB जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हो जाएगा। और जो BC साइड है ये एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। सो दिस इज BC जो साइड है,
दिस बीसी साइड को हम लोग बेस बोलेंगे या इसी को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट बोलने के पीछे का लॉजिक ये है कि थीटा जब भी होगा तो वो बड़े साइड यानी हाइपोटेनस और एडजेसेंट के बीच का होगा एंगल, और उसके बाद जो साइड बच रहा है वो आपका अपोजिट एंगल अपोजिट साइड होगा, और उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यानी ए बी जो हो रहा है यहाँ पे, दैट इज योर परपेंडिकुलर। इसी परपेंडिकुलर को हम लोग बोलेंगे अपोजिट। अपोजिट किसके रिस्पेक्ट में? अपोजिट एंगल के रिस्पेक्ट में। एडजेसेंट किसके रिस्पेक्ट में? एडजेसेंट एंगल के रिस्पेक्ट में। हमने एच को क्यों नहीं एडजेसेंट बोला? क्योंकि एच सबसे बड़ा साइड है, यानी एसी साइड जो है वो आपका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड होगा, आप बड़े साइड को हाइपोटेनस बोलोगे, लेकिन जो दो साइड होगा उसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके एंगल पे, किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेजर कर रहे हैं, किस एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ। अगर हम इस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर रहे हैं तो थीटा के अपोजिट में जो साइड है ए बी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के जस्ट बगल में जो साइड है यानी कि बी बी सी, ये एडजेसेंट हो जाएगा। सो साइन थीटा जब भी हम लोग लिखेंगे तो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। कॉस थीटा जब भी हम लोग लिखेंगे तो दिस विल बी बेस। यहाँ पे बेस क्या है? बीसी, और इसका हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो ये हो जाएगा बेस बीसी। बेस बीसी, बीसी का वैल्यू यहाँ पे बी, स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी, और जो एसी है ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा जो हो जाएगा ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो इस दोनों के रेशियो को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा में पी बाय एच है और कॉस थीटा में बी बाय एच है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज पी बाय बी, पी बाय बी। तो दैट मीन्स कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे तो साइन थीटा को हमने ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे का सारा लॉजिक यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। इसी के बेसिस पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। अब अगर थीटा इसके बेसिस पे और जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है दिस इज 1/tan थीटा, और टेन थीटा हमारे पास पी बाय बी है तो ये बी बाय पी हो जाएगा। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है ये है आपको सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है दिस इज 1/cos थीटा, और cos थीटा जो है हमारे पास वो b बाय एच है तो ये हो जाएगा आपको h बाय बी। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं इट इज 1/sin थीटा, और साइन थीटा जो हमारे पास है वो p बाय एच है तो इसको लिखेंगे h बाय पी। तो इस तरीके से जो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हमने लिख लिया है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और इसी के बेसिस पे जो ट्रायंगल होगा उसमें हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, वो इन्हीं के बेसिस पे लिखा जाएगा जो कि हमने डिस्कस किया है। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो को रेशियोज है उसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल है उसको हम लोग देखते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, स्टैंडर्ड एंगल। ये हमें जरूरत होगा तो इसको हमें देखना है। ठीक है, सम स्टैंडर्ड एंगल, सम स्टैंडर्ड है वो कौन सा ऐसा एंगल है जिसे हमें देखने की जरूरत हो जाएगी। क्योंकि मैथ में तो आपको एक, जो बच्चे मैथ लेंगे और जो बच्चे बायो लेंगे तो मैथ में अलग से आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन जो बच्चे बायो लेंगे उनको ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आपको इसी चैप्टर से जो नॉलेज होगा इसी के बेसिस पे आप फिजिक्स में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आपका डीपली एनालिसिस होना जरूरी है। लेट्स सी। तो एक छोटा सा हम टेबल बना रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरफ जो है ऊपर में ये हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं और इस तरफ जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है,
तो जो पहला है, एक ही चार्ट आपको याद रखना होगा और उसके बेसिस पे क्या करना है कि उसी के बेसिस पे अगर आप साइन को बस याद कर लेते हैं तो आपको सारा समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइन ओनली, क्योंकि इसके पीछे का एक ट्रिक होगा जो हम आपको डिस्कस करेंगे और उसी से आपको फिर सारे चीज को रिलेट करना है। तो सबसे पहला जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो 37 डिग्री है। फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो 45 डिग्री है। फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो 53 डिग्री है। और फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और फिर नेक्स्ट जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और फिर नेक्स्ट जो एंगल होगा वो हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और फिर नेक्स्ट जो एंगल होगा दिस विल बी द लास्ट वन, 180 प्लस एंड माइनस थीटा। जब हम 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट से निकल के थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और जब हम लोग 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो उस केस में ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो किस क्वाड्रेंट में होगा उसका भी हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद ये क्वाड्रेंट वाली बात हम लोग इस जगह पे जब आ जाएंगे तब करेंगे। 180 प्लस में 90 प्लस 90 तक जो है हमने क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है। 90 के बाद हमें क्वाड्रेंट की जरूरत है, और क्वाड्रेंट क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर 90 फर्स्ट हम लोग 90 तक देख लेते हैं साइन थीटा को, कि साइन थीटा को हम लोग 90 तक कैसे याद रखें और कैसे उसको दिमाग में सेट रखें। लेट्स सी दिस। तो जब भी साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा तो इस केस में आप रखिए कि साइन 0 0 रखना है। एक मिनट। फिर साइन 30 की बात आएगी तो साइन 30 में जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें साइन 30 जो है ये हाफ होगा। तो ये आपने कहाँ से लिख लिया? तो ये कुछ डेटा है साइन थीटा का जो रेशियो 30 डिग्री पे जब भी देखा गया तो साइन थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जब 30 डिग्री पे साइन थीटा को मेजर किया गया तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो आता है, रेशियो, वो रेशियो आपको हाफ आ जाएगा। दिस इज वाई वी राइट साइन 30 टू बी हाफ। जब साइन 37 आएगा तो रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना हमें जरूरत है आगे के लिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा आपको वेक्टर में एप्लीकेशन आएगा जिसमें 37 और 53 ये दो एंगल जो है हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किनको? जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं उनको। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारा आसान सा क्वेश्चन होता है और ये आपको याद भी रखना होगा। दिस इज 90 डिग्री। और मान लेते हैं कि ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 3 साइड, ये 4 है और ये 5 है। एक बात तो देख के मजा आ गया होगा कि ये 3 4 5 राइट एंगल कैसे हो गया। ये राइट एंगल है क्योंकि राइट एंगल के लिए हमारे पास जो रिक्विजिट है वो है पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अगर हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये होता ही है। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है और ये होता है, ये हमें पता है। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, दोनों का जो स्क्वायर हो रहा है वो 5 स्क्वायर के बराबर हो रहा है। यानी 3 4 5 एक कंसेक्यूटिव नंबर है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को भी डिनोट कर रहा है जिसमें तीनों के तीनों इंटीग्रल फॉर्मेट में है। अब जो 5 और 3 वाला आपका साइड बन रहा है जहां पे मीट कर रहा है, इस एंगल को आप 53 रख लीजिए क्योंकि ये एंगल 53 होगा। अब जो बच रहा है ये क्या हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि एंगल जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, तो एंगल हमेशा बड़े साइड और बेस यानी एडजेसेंट के बीच का एंगल होता है। यानी कि जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वही बेस बन जाएगा या वही एडजेसेंट बन जाएगा। तो अगर 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 हम साइन थीटा की बात करें कहाँ पे, 37 पे, तो साइन 37 के केस में यहाँ पे आपको देख करके क्या लग रहा है कि जो साइन 37 में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, साइन 37 में बेस कौन सा होगा, तो यहाँ पे साइन 37 जब हम लिखेंगे तो इस केस में हमें लिखना होगा परपेंडिकुलर। तो अगर हम 37 की बात कर रहे हैं तो 5 और 4 जो है, 5 हाइपोटेनस हो गया, 4 एडजेसेंट या बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3। तो यानी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है बिल्कुल, तो ये 3/5 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम साइन 37 को लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 3/5। तो साइन 37 यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 37 हो जाएगा 3/5। ठीक है। साइन 45 ये 1/√2 होता है। और अगर हम 53 की बात करेंगे तो जब हम साइन को इस एंगल को बना लेंगे तो उस केस में एडजेसेंट या बेस 3 हो जाएगा और 5 हाइपोटेनस होगा तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। यानी साइन 53 जो होगा दिस विल बी व्हाट वी आर हैविंग 4/5। 53 तो 4/5 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 4/5। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो अब 180 प्लस थीटा में हम बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये हम इस चार्ट को बनाने के बाद बताएंगे। लेट्स सी दिस। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप है आपका, जो नेक्स्ट चार्ट समझना है वो है कॉस थीटा। और ये बड़ा आसान है क्योंकि साइन थीटा को अगर आपने समझ लिया तो कॉस थीटा समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, तो साइन और कॉस जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यानी कि साइन 90 का जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस 0 में हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो गया। फिर साइन 60 का जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस के 30 में हो जाएगा, यानी यहाँ √3/2 हो जाएगा। साइन 53 का जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस के 37 में होगा, यानी यहाँ 4/5 हो जाएगा। और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होगा तो इट विल बी 1/√2। देन 53 का कॉम्प्लीमेंट 37 होगा तो साइन का जो 37 है कॉस का 53 हो जाएगा। सो दिस इज 3/5। एंड 60 में अगर हम जाएंगे तो इसके 30 को लिखेंगे, यानी साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा तो यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा। और साइन का जो 0 है वो कॉस के 90 में हो जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा तो हमें कॉस थीटा मिला था, बट कॉस 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो इस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे जहां पे कि एंगल नेगेटिव होगा। तो जब भी हम साइन कॉस 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ माइनस होगा। अब साइन और कॉस अगर आपने समझ लिया तो फिर बच रहा है टेन। टेन तो आसानी से लिख सकते हैं, कैसे, तो टेन थीटा जो है ये साइन बाय कॉस रेशियो है, साइन बाय कॉस। तो जब हम साइन बाय कॉस करेंगे तो उस केस में हमें 10 मिल जाएगा। तो 0/1 इट इज 0। देन 1/2 और √3/2, 2 गेट कैंसिल, इट इज 1/√3। फिर 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, 5 कैंसिल, 3/4। देन 1/√2, 1/√2 तो 1 हो जाएगा। और 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। और ये 2 कट जाएगा तो इट इज √3। और 1/0 इट इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। तो जिस समय ये आएगा आपको कि tan 90 की बात जब आएगी तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे cos 90 और sin 90 दोनों का डिवीजन होता है, जिसके कारण से जो जीरो डिनोमिनेटर में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो दिस इज नॉट डिफाइंड हियर। और अगर हम tan 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो इसमें माइनस ऑफ कॉट थीटा आएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब साइन कॉस और टेन तो हमने लिख लिया। अब जो भी रिमेनिंग है उन सबको आप जान रहे हैं और उसके बेसिस पे आप बड़े आराम से उसको याद कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी इट इज। तो यानी कि इसमें जो नेक्स्ट साइन, अगर हम इसमें 10 का ही कॉट लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो लेट्स सी हाउ यू कैन राइट द कॉट थीटा हियर। कॉट थीटा विल बी, इट इज 1/10 थीटा। तो यानी 1/0 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अगर हम 0 करेंगे तो वो भी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि कॉट थीटा जो होता है ये 1/10 थीटा होता है। कॉट थीटा का मतलब इट इज 1/10 थीटा। तो 10 थीटा जहाँ 0 है वहां कॉट थीटा डिफाइन नहीं होगा, सो इट इज अनडिफाइंड। फिर अगर हम बात करें कॉट 30 का तो 1/√3 tan 30 होता है तो इट विल बी √3। अब बात करते हैं 37 का, ये 3/4 है तो ये 4/3। और ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। ये 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4। और ये √3 है तो ये 1/√3। और ये अनडिफाइंड है, सॉरी,
यहाँ पे 10 आपको डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि 1090 की बात कर रहे हैं। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप समझ सकते हैं कि इसका जो भी टर्म है ये 1 by फॉर्मेट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, सो दिस वी कैन से इट विल बी 0, इट विल बी 0। और अगर cot 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ tan थीटा, दिस वन। तो इस तरीके से हम cot को भी लिख लिए। अब अगर हमें sec थीटा की बात आएगी लिखने की, तो sec थीटा जो होता है ये 1 बाय cos थीटा होता है, sec थीटा। तो cos थीटा को तो हमने लिख चुका है, पहले ही लिख लिए। तो cos थीटा को जैसे हमने पहले लिखा है, अगर 1 बाय cos करेंगे तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो cos 0 आपका 1 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1 by 1, इट इज 1 ओनली। फिर cos 30 √3/2 हो रहा है, तो इट विल बी 2 by √3। एंड cos 37 जो है 4 by 5 है, तो इट विल बी 5 by 4। लाइकवाइज यू कैन राइट। और ये 1 by √2 है तो इट विल बी √2, और ये 3 by 5 है तो इट विल बी 5 by 3, और ये हाफ है तो इट विल बी 2, और ये 0 है तो इट विल बी अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे cos 90 में क्या हो रहा है 0, तो sec में क्या हो जाएगा, इट विल बी अनडिफाइंड। सो लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड 1 by 0 अनडिफाइंड इट इज। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। अब बात आती है cos लिख लिए, sec लिख लिए, tan लिख लिए, cot लिख लिए, तो साइन लिख लिए। 1 बाय साइन अगर करेंगे तो वो कॉसेक हो जाएगा, और इस तरीके से हम कॉसेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन फॉर्मेट पे। सो दिस इज द लास्ट टेबल हियर, इट इज। एंड इसके बेसिस पे आपको कोई भी एंगल अगर लिखना हो तो हम उसको आराम से, बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो अगर साइन 0 की बात करें तो इट इज 0, और ये 1 बाय 0 फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे इसको कहेंगे अनडिफाइंड। और अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, साइन 30 की, ये हाफ हो रहा है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इट विल बी 2। फिर 37 की बात करते हैं 3 by 5, तो इट विल बी 5 by 3। और इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 1 by √2, तो ये √2 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 4 by 5, तो ये 5 by 4, 5 by 4। और इसमें 60 में जो है ये √3/2, तो ये 2 by √3 हो जाएगा, दिस इज 2 by √3। और 90 में ये 1 हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा 1 by 1, इट इज 1 ओनली। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स को लिख लिया। यहाँ पे अगर हम सेक 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, ये इसमें साइन और कॉस में, सेक और कॉसेक में भी इसकी हम लोग बात करेंगे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के बारे में। लेट्स how we can write now the quadrant, let's see about talking about quadrant। तो quadrant को कैसे समझना है उसको बात करते हैं। quadrant, तो quadrant में क्या होता है कि जब आपके पास quadrant होता है तो किसी भी एक प्लेन पेपर को आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये 0 डिग्री लाइन है। फिर यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है ये 90 डिग्री लाइन है। फिर जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे साइड है ये 180 डिग्री लाइन है, और ये 270 डिग्री लाइन है। और फिर यहाँ से 360 यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो पहला ये है आपको 0 से 90, जिस समय थीटा का वैल्यू जो है ये आपको 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। थीटा का वैल्यू क्या है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। और 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री पे हम इक्वलिटी को ले सकते हैं, 0 डिग्री पे ले सकते हैं। 0 डिग्री का मतलब 0, बट 90 हो जाएगा तो फिर वो आपका उस जगह पे 90 एक अलग जोन में चला गया। 0 डिग्री या उससे ज्यादा हो, इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 को हमने राइट एंगल बोलते हैं, 90 का मतलब है राइट एंगल। 0 डिग्री आपका एक्यूट एंगल में आ जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा तब भी एक्यूट एंगल में आएगा। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल है तो इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। जिस समय इसको हम लोग बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये एंगल के बेसिस पे हो रहा है। 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 90 से बड़ा हो जाएगा थीटा और 180 या इसके बराबर हो सकता है। दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 से बड़ा जब हो जाएगा उस केस में ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर ये 270 से छोटा होना चाहिए। दिस इज व्हाट 270 डिग्री। तो इस केस में, और 270 से जब बड़ा होगा और ये 360 से छोटा हो जाए उस केस में हम लोग बोल सकते हैं इसको दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग लिखेंगे तो इसमें बस साइन थीटा वाला पार्ट जो है, या साइन का 1/sin यानी कॉसेक थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो tan थीटा पॉजिटिव होगा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा और cos का 1 फॉर्मेट यानी sec थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यानी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग क्या होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव को अगर हम देख ले तो वो बस हर क्वाड्रेंट में अलग अलग है। यहाँ पे साइन और tan देन cos, तो इसको पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन यानी साइन थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव है। यानी कि ये चीज ध्यान रखना है कि साइन जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड यानी 180 डिग्री जोन तक, 0 से 180 तक जो है आपका साइन का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, इट वोंट बी निगेटिव। लेकिन और कोई एंगल की बात करेंगे तो वो 90 तक पॉजिटिव सारे हैं। फिर उसके बाद का केस जो है इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि 180 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 270 से ज्यादा होगा तो क्या होगा। साइन बस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और कोसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन और कॉट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो इसके बेसिस पे अब अगर हम लोग देखें, जो कि लास्ट में चार्ट हमने छोड़ दिया था आपको, उसको अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं तो हम साइन की बात करते हैं कि जैसे हमें लिखना है कि 120 डिग्री एंगल लिखना है, तो 120 डिग्री एंगल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज साइन 120 डिग्री। अब इस एंगल को लिखने के लिए आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 90 प्लस थीटा। तो जब भी 90 प्लस थीटा होगा साइन का कॉस बन जाएगा, तो ये cos 30 हो जाएगा। cos 30 हम लोग जानते हैं कितना होता है, cos 30 जो है √3/2 होता है। तो यानी √3/2 cos 30 ही नहीं साइन 120 भी हो रहा है, यानी कि इसमें हम 90 ऐड कर रहे हैं तब भी वही हो जा रहा है आपको। अगर हम साइन 60 की बात करें तो वो कितना होगा, तो साइन 60 भी आपका √3/2 ही होगा। तो साइन 60 भी जो है वो √3/2 होगा, साइन 120 भी वही हो रहा है। ठीक है। अब इस तरह के एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 120 को अगर हमें लिखना हो तो वी कैन राइट लाइक दिस साइन 180 माइनस ऑफ 60। तो जब साइन 180 माइनस थीटा होता है, इस चीज को हम लोग दिमाग में रखें कि जिस समय साइन का या साइन इसको बोलते हैं 180 माइनस ऑफ थीटा, तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये साइन थीटा रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम साइन 180 प्लस थीटा की बात अगर कर लें तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस केस में वैल्यू जो होगा वो माइनस हो जाएगा, बट साइन थीटा ही होगा। यानी कि साइन 180 प्लस में, 180 प्लस या 180 माइनस में फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, साइन का साइन ही रहेगा। अगर यही बात हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा अगर होगा तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। लेकिन अगर हम कॉस 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है? बिल्कुल निगेटिव होता है, कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही होगा। तो कॉस 180 प्लस या माइनस कोई भी केस में आपको माइनस कॉस थीटा ही आएगा। इस तरह से साइन 180 प्लस या माइनस में हम देख रहे हैं कि एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है। माइनस किस में आ रहा है, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब है 180 से छोटा एंगल जब भी होगा तो 180 माइनस फॉर्मेट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस फॉर्मेट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये 180 में जैसे ही हम कुछ ऐड करेंगे। अब अगर हम tan की बात करते हैं तो tan के केस में भी 180 प्लस
180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो 180 माइनस थीटा का मतलब किस क्वाड्रेंट में हो रहा है? 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में tan जो होगा वो निगेटिव होगा। और अगर हम tan 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो है 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। तो जब भी 180 प्लस या माइनस का बात आएगा, आप गौर से देखिए कि चाहे साइन हो, चाहे ये कॉस हो, चाहे tan हो, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें साइन जो है आपका पॉजिटिव है, लेकिन कॉस और tan निगेटिव है। लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें साइन और कॉस दोनों जो है निगेटिव है, ओनली tan पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को लिख सकते हैं। अगर 120 की बात हो तो आप इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस ऑफ थीटा। तो 180 माइनस ऑफ थीटा यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है हम जानते हैं, √3/2 होता है। तो चाहे आप साइन 90 प्लस थीटा फॉर्मेट में लिख रहे हैं या 180 माइनस थीटा फॉर्मेट में लिख रहे हैं, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस ये चीज हमें पता होना चाहिए कि हम इसको 90 प्लस थीटा फॉर्मेट पे लिख रहे हैं तो उस क्वाड्रेंट में क्या वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस चीज की जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब ये चीज ध्यान रखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन का 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो रहा है, और कॉस का 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो रहा है। इसी तरह से tan का 90 प्लस थीटा जो है वो कॉट थीटा माइनस में हो रहा है, और कॉट का 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा हो रहा है। ये चीज आपको 90 प्लस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट रखना है, और 180 प्लस माइनस में फंक्शन वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो आई होप कि जो एंगल का जितना भी मेजरमेंट आपको पूछा जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल दिया जाएगा तो वो एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है कभी भी। दो फिजिक्स में जब भी आप पढ़ेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो इट वॉन्ट बी मोर देन द 180 डिग्री एंगल। तो एंगल हमेशा 180 से छोटा ही होगा। कभी मैथ में या ज्योमेट्री में या कुछ क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल में अगर एंगल ऐसा आ गया, जैसे वर्क हम निकालेंगे, पावर निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे बहुत सारा चीज इसमें, जिसमें कि आपको एंगल 180 डिग्री से भी, अगर दो, हमने क्या बोला कि दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ ट्रायंगल इस तरह का दे दिया जाए जिसमें कि एंगल मेजरमेंट हो, तो ट्रायंगल में भी आप जानते हैं कि जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो ज्यादातर आपको जो भी एंगल इनकाउंटर्ड होगा पूरे 2 साल में, वो मेजर यही एंगल होगा। कुछ एक एंगल हो सकता है जिसको आप ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से कैलकुलेट करोगे। एंड आई होप कि एंगल मेजरमेंट में अब आपको कहीं इश्यूज नहीं आएगा। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को हम लोग यूज करेंगे वो 180 प्लस माइनस में जाएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर नहीं तो वो 180 माइनस में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, या नहीं तो 0 to 90 रहेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो इस तरह से आप सारे एंगल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, लिख लेंगे मल्टीपल डायमेंशन से। और इसमें कुछ एंगल्स को आपको लिखना है, जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल का, जैसे 135 की बात करते हैं, ठीक है। तो 135 में साइन 135 को हम लोग कैसे लिखेंगे? साइन 135 का मतलब है, इसको लिखा जा सकता है दिस इज 90 प्लस ऑफ 45, 90 प्लस ऑफ 45। और 90 प्लस थीटा जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव भी होगा, तो ये हो जाएगा cos 45। cos 45 को हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है। एक मेथड से आपने ऐसा देखा। अगर हम दूसरे मेथड से इसको बनाते हैं तो साइन 135 को आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, साइन 180 एंड माइनस ऑफ थीटा। अब इसमें कितना घटाएंगे 180 माइनस, तो इट इज 45 ओनली, तो इससे 135 आ जाएगा। और 180 माइनस थीटा साइन में सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये साइन 45 ही होगा, और इससे भी आपको 1/√2 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि कॉस 135 की बात करते हैं, तो कॉस में हम कैसे लिखेंगे? कॉस 90 प्लस ऑफ 45, और कॉस 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइनस साइन 45 हो जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट वी आर हैविंग, माइनस ऑफ 1/√2। लेकिन अगर इस केस में अगर हम इसको 180 फॉर्मेट पे लाते हैं तो यू कैन सी हियर इट इज कॉस 180 माइनस ऑफ 45। अब 180 माइनस ऑफ 45 ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है निगेटिव होता है, तो इसमें हम लोग माइनस ऑफ इट इज कॉस
इट इज cos 45 लिखेंगे और -1/√2 लिखेंगे। तो आप देखिए कि दोनों ही केस में आपको चाहे आप 90 प्लस करते हो 180 माइनस करते हो, इट इज सेम। अगर हम इसकी बात करते हैं 10 की, तो 10 135 को कैसे लिखा जाएगा? तो दिस आई कैन राइट हियर, इट इज 10 90 प्लस ऑफ 45। अगर 10 90 प्लस 45 की बात करें तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसमें माइनस ऑफ cot 45 हो जाएगा, और cot 45 हम लोग जान रहे हैं इट इज -1। और अगर इसमें 10 135 के जगह पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि 10 इसको 10 180 फॉर्मेट पे ले आते हैं, तो 180 माइनस ऑफ 45, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज 180 माइनस, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें निगेटिव होगा, इसमें माइनस ऑफ 10 45 होगा, और इस तरीके से हम लोग इसको -1 लिख सकते हैं। ऐसे आप देख लिए कि किस तरीके से आपको सोचना है, माइनस या प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। 135 के लिए हमने ऐसा लिखा, और मेनली आपको जो 180 के बीच में रहेगा वो 120 रहेगा, 135 रहेगा, और एक 150 होता है। तो 150 हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसको होमवर्क में करेंगे, और सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन 135 150 कैसे लिखेंगे कॉस ये 90 प्लस फॉर्मेट पे और 180 माइनस फॉर्मेट पे, फिर cos 150 को कैसे लिखेंगे, और फिर tan 150 को कैसे लिखेंगे। इस तरीके से ये होमवर्क आप खुद से करोगे और तो बेटर होगा, आपको ये समझ में आएगा कैसे हम कर रहे हैं। एंड आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द एंगल्स हियर इट इज डिस्कस्ड। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है इतना ही रखते हैं। आगे का वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्कस किया जाएगा, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज जो एंगल है सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ फॉर्मूला है, एंड देन ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप इसको जो है फास्टर करके भी उसमें जो टाइम्स रहता है, जो नॉर्मल मोड में आप देख रहे होते हैं वीडियो को, तो उसको आप फास्टर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं कि इस वीडियो को जो भी बच्चा देखे उसको वो समझ में आए कम से कम, क्योंकि वीडियो में अगर वो टाइम स्पेंड करके रहे हैं तो उनको वो समझ में आना चाहिए क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा। और जो आप आगे का क्लासेस देखोगे तो उसमें जब तक आप ये चीजों को क्लियर करके नहीं बढ़ोगे तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आगे के वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।